Good morning, students. Today we will start Unit 3rd, that is GSM architecture. Today we will uh, cover these topics of GSM architecture. What is GSM? GSM subsystems, GSM architecture, and working of different subsystems. So let's start with the GSM. So as we know that the full form of GSM is Global System for Mobile. सो ये जीएसएम जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के में मोबाइल डेटा ट्रांसमिशन एंड वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया गया था, जिसको बेल लेबोरेटरी ने सबसे पहले 1970s में स्टार्ट किया था यूज़ करना। और ये जो जीएसएम टेक्नोलॉजी है वो टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस दैट इज़ नोन एज टीडीएमए टेक्नोलॉजी यूज़ करती है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। And GSM was developed using digital technology. It has an ability to carry 64 kbps to 120 mbps of data rate. That means GSM सबसे पहले बेल लेबोरेटरी में लॉन्च किया गया इन द ईयर ऑफ 1970। देन उसके बाद ये ग्लोबली यूज़ होने लगा। सबसे वाइडली यूज टेक्नोलॉजी जीएसएम की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, जो ऑलरेडी हमने आपको हिस्ट्री में बताया है मोबाइल कम्युनिकेशन की। सो जीएसएम आर्किटेक्चर को बेसिकली 4 सब सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ मोबाइल स्टेशन सब सिस्टम यू नोन एज एमएस, बेस स्टेशन सब सिस्टम नोन एज बीएसएस, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम नोन एज एनएसएस, एंड ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम दैट इज़ नोन एज ओएसएस। ये आप जो डायग्राम देख रहे हो ये जीएसएम का डायग्राम है। यहाँ पर आप 4 डिफरेंट सबसिस्टम्स देखोगे। पहला तो है आपका ये मोबाइल सबसिस्टम दैट इज़ एमएस, दैट इज़ योर मोबाइल यूनिट। सेकंड है आपका बेस स्टेशन सबसिस्टम। बेस स्टेशन सबसिस्टम पे 2 मेनली एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट है आपका ये बीटीएस और सेकंड है आपका बीएससी। तो फर्स्ट एलिमेंट मोबाइल स्टेशन, जिसमें मोबाइल यूज़र, मोबाइल फ़ोन और सिम ये दोनों स्ट्रक्चर आते हैं। सेकंड बेस स्टेशन सब सिस्टम पे आपके 2 एलिमेंट्स आते हैं, बीएसएस और बीएससी। और उसके बाद आपका नेटवर्क स्टेशन सब सिस्टम आता है। नेटवर्क स्टेशन सब सिस्टम पे आपकी ये एलिमेंट्स आते हैं, एमएससी, एचएलआर, वीएलआर एंड एयूसी। इसके एडिशनल भी चीज़ें जो एमएससी से कनेक्ट होती हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और लास्ट आपका आता है ऑपरेशन सब सिस्टम। तो ऑपरेशन सब सिस्टम में आपके जो सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं लाइक चार्जिंग, स्विचिंग, और जो भी आपने टैरिफ प्लान दिया है उसके अकॉर्डिंग बिलिंग एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में। तो ये इस तरीके का जो आप ये आर्किटेक्चर देख रहे हो, यहाँ पर हर एक आर्किटेक्चर पे इंटरफेसिंग होती है। लाइक मोबाइल टू बीटीएस एक इंटरफेसिंग होगी, बीटीएस टू बीएससी एक अलग इंटरफेसिंग होगी, एंड बीएससी टू एमएससी अलग इंटरफेसिंग होगी। ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट्स एक दूसरे की जो इंटरफेसिंग होती है, हम इस सबको अलग अलग डिफरेंट नाम देते हैं, जिसके कारण ये आइडेंटिफाई हो पाए कि कनेक्शन किसके किसके बीच में स्टेबल हुआ है। तो बस हम उस इंटरफेसिंग के नाम से ये डिनोट कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन किसके बीच में या किसके कनेक्शन की बात हो रही है। ये जीएसएम आर्किटेक्चर का एक और डायग्राम है, जिसमें आप हर एक चीज़ के फुल फॉर्म्स देखोगे। दैट इज़ बीटीएस इज़ नोन एज बेस ट्रांसमीटर रिसीवर, बीएससी बेस स्टेशन कंट्रोलर, एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जीएमएससी गेटवे एमएससी, आईएससी इंटरनेशनल स्विचिंग सेंटर, एचएलआर होम लोकेशन रजिस्टर, वीएलआर विजिटर लोकेशन रजिस्टर। इस तरीके से जो एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे आगे, तो यहाँ पर आपको ब्रीफली सब आगे जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ें ब्रीफ में यूज़ होंगी, और उनका फुल फॉर्म क्या है वो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड से पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सब सिस्टम दैट इज़ मोबाइल सब सिस्टम। मोबाइल सब सिस्टम पे जाने के पहले यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंट इंटरफेसिंग के नाम हैं। जैसे मोबाइल स्टेशन से बीटीएस के बीच में जो इंटरफेसिंग होगी उसको हम यूएम इंटरफेसिंग बोलते हैं। बीटीएस टू बीएससी के बीच में जो इंटरफेसिंग होगी उसको हम ए बिट इंटरफेसिंग बोलते हैं। बीएससी टू एमएससी के बीच में जो इंटरफेसिंग होगी उसको हम ए इंटरफेस बोलेंगे। एमएससी टू वीएलआर को बी बोलेंगे। इस तरीके से हर एक इंटरफेसिंग का अपना एक इंडिविजुअल नाम है, और उस नाम के अकॉर्डिंग सपोज हमने ये कहा कि हमारे जो इंटरफेसिंग जी पे हमारी प्रॉब्लम है, तो ये
ऑटोमेटिकली सिस्टम इंजीनियर को समझ में आ जाएगा। अगर हम जी की बात बोल रहे हैं तो वो इंटरफेसिंग VLR टू VLR के बीच की इंटरफेसिंग की बात की जा रही है। So let's start with the first subsystem, that is mobile station subsystem. So mobile station subsystem में basically दो elements आते हैं, पहला है आपका मोबाइल इक्विपमेंट और दूसरा है आपका सिम। ठीक है, आप दोनों में से अगर एक भी एलिमेंट को हटा दोगे तो वो आपका सब सिस्टम इनकम्प्लीट कहलाएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास सिर्फ सिम कार्ड है तो आप मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर सकते। सिमिलर वे पे अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल हैंडसेट है, सिम नहीं है, तो आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। तो दोनों चीज़ों को जब आप एक साथ मर्ज करते हो तो वो एक कंप्लीट सब सिस्टम बनता है जिसको हम मोबाइल सब सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये सिम कार्ड, इस सिम कार्ड को जब हम अपने हैंडसेट में इंसर्ट करते हैं और बैटरी को इंसर्ट करते हैं तो ये कंप्लीट एक सब सिस्टम बनता है। इस सब सिस्टम को हम मोबाइल स्टेशन सब सिस्टम बोलते हैं। दैट मीन्स अगर इसमें से एक भी अवेलेबल नहीं है, अगर हमारे पास ये नहीं है तो ये दोनों मिलके सब सिस्टम कंप्लीट नहीं कर सकते। सिमिलर वे पे अगर हमारे पास ये नहीं है, बैटरी नहीं है, अगर हमारे पास बैटरी नहीं है तो ये दोनों सिम और मोबाइल बेकार हैं, इसका कोई काम नहीं है। और सिमिलर वे पे अगर हमारे पास बैटरी और हैंडसेट नहीं है तो सिम और बैटरी का हमारे पास कोई काम नहीं है। दैट मीन्स इन इस सब सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए हमको तीनों पावर रिक्वायरमेंट, मोबाइल हैंडसेट एंड सिम, ये तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। So basically this is the function of SIM, that is known as subscriber identity module. So the SIM contains several pieces of information like international mobile subscriber identity, temporarily mobile subscriber identity, location area identity, subscriber authentication key, mobile station integrated services digital network. The SIM is capable of storing additional information such as accumulated call charges. The SIM is also executes the authentication algorithm. जो सिम कार्ड हम परचेज़ करते हैं, हम तो बस सिम कार्ड को परचेज़ करते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि उस पर्टिकुलर सिम का फंक्शन क्या क्या है। तो अगर हम जब भी सिम को परचेज़ करते हैं तो उसके हमको ये सारे फंक्शन सिम परफॉर्म करती है, इंडिविजुअल एक सिम। तो ये जो सिम के फंक्शन है लाइक ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें जीएसएम सिक्योरिटी के अंडर पे आती है। तो ये सारे जो कीज़ हैं या एल्गोरिदम्स है ये हम जीएसएम सिक्योरिटी के अंडर पे कवर करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का काम क्या है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमारी सिम कवर करती है। नेक्स्ट आता है हमारा बेस स्टेशन कंट्रोलर, BSC। बेस स्टेशन कंट्रोलर बेसिकली कौन से सब सिस्टम का पार्ट है, तो दैट इज़ BSS, बेस स्टेशन सब सिस्टम का पार्ट है BSC एंड BTS। तो बेस स्टेशन कंट्रोलर जो होता है वो क्या कंट्रोल प्रोवाइड करता है, BSC प्रोवाइड्स द कंट्रोल फॉर BSS। एनी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय BTS विल बी रिसीव्ड वाया BSC। अगर हमारे पास BSC नहीं होगी तो BTS स्टैंड अलोन चीज़ों को स्विच नहीं कर सकता, चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, कॉल को कंट्रोल नहीं कर सकता। और जो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी जो हम स्टोर करके रखते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, वो सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं हो सकती। लाइकवाइज एनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अबाउट BTS बाई दी OMC फॉर एग्जाम्पल विल बी ऑब्टेन्ड बाई BSC। अगर BTS को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये पर्टिकुलर यूज़र कौन से एरिया पे से बिलोंग करता है या ये इसकी करंट लोकेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमको किससे मिलेगी, आपकी BSC से मिलेगी। द BSC ऑपरेट्स अ डिजिटल स्विचिंग मैट्रिक्स विच इज़ uses to connect the radio channels on the air interface with the terrestrial circuit from MSC। जो BSC होती है नॉट ओनली इंटरफेसिंग प्रोवाइड करती है BTS से, बट ये ऑलरेडी ऑल्सो इंटरफेसिंग प्रोवाइड करती है MSC के थ्रू भी। दैट मीन्स अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट से अगर किसी दूसरे पर्टिकुलर स्टेट पे कॉलिंग अगर हमको कंप्लीट करनी है तो BTS अकेले डायरेक्टली MSC को अप्रोच नहीं कर सकता। तो जो अप्रोचिंग होती है वो थ्रू BSC ही होती है। सिमिलर वाइज वर्जा, मतलब MSC जो है वो डायरेक्ट BTS को कांटेक्ट नहीं कर सकती, वो कांटेक्ट करेगी फर्स्ट BSC को देन BTS को। फिर है द BSC स्विचिंग मैट्रिक्स ऑल्सो अलाउज द BSC टू परफॉर्म हैंड ओवर्स। ठीक है, द BSC स्विचिंग मैट्रिक्स ऑल्सो अलाउज BSC टू परफॉर्म हैंड ओवर्स बिटवीन रेडियो चैनल्स ऑन BTS अंडर इट्स कंट्रोल विदाउट इन्वॉल्विंग MSC।
अगर आप एक ही सिटी के अंदर पे हैंड ओवर्स कंप्लीट करना है तो हमको विदाउट एमएससी वो हैंड ओवर को कंप्लीट करने की अथॉरिटी और कंट्रोल बीएससी के पास होता है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है बीएससी का, जिसमें बीएससी का काम क्या क्या है ये आप देखोगे। स्विचिंग मैट्रिक्स यहाँ पर आप देख रहे हो, ये स्विचिंग मैट्रिक्स कॉल को स्विच करने के लिए कंट्रोलर, प्रोसेसिंग यूनिट, पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूनिट यहाँ पर लगती है, जो कि एरिया से कनेक्ट होती है थ्रू ए इंटरफेस को हम एयर इंटरफेस भी बोलते हैं, और बीटीएस से इंटरफेसिंग प्रोवाइड होती है। सो बीएससी के जो आर्किटेक्चर है उसमें हमारा ये जो प्रोसेसिंग यूनिट आप यहाँ पर ये जो देख रहे हो, प्रोसेसिंग यूनिट्स के काम क्या क्या है। रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर इट्स बीटीएस, इंटर सेल हैंडओवर, allocation of channel for communication, reallocation of frequency amongst BTS, time and frequency synchronization to BTS, control frequency hopping। That means आपको जो frequency reuse आपने पढ़ा है या channel allocation जो आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपके BSC के थ्रू, प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू कंप्लीट होती है। अब आपका आता है नेक्स्ट नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। आपके बीएसएस के दो पार्ट्स थे, फर्स्ट था आपका बीएससी एंड सेकंड था आपका बीटीएस। अब नेक्स्ट एनएसएस के पार्ट की तरफ अगर हम जाएं तो एनएसएस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम जो होता है वो मेनली स्विचिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है जीएसएम नेटवर्क के अंदर। सो द नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम सब सिस्टम इंक्लूड द मेन स्विचिंग फंक्शन ऑफ द जीएसएम नेटवर्क। It also contains database required for the subscriber data and mobility management. The components of network switching system are listed below. जो नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम है उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके फंक्शन ये कंट्रोल करेगा। लाइक ये कौन कौन से फंक्शन किसके कौन कौन से फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। फर्स्ट है आपका एमएससी, सेकेंड है आपका एचएलआर होम लोकेशन रजिस्टर, वीएलआर विजिटर लोकेशन रजिस्टर, EIR Equipment Identity Register, AUC Authentication Center, IWF Interworking Function and Eco Canceller that is EC। ये सारे जो 7 फंक्शंस हैं ये बेसिकली परफॉर्म होते हैं नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम के अंडर पे। तो लेट्स स्टार्ट कि इन सारी चीज़ों की डिटेल्स क्या कौन कौन से पर्टिकुलर अलग अलग रजिस्टर या अलग अलग जो सिस्टम्स हैं वो क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम पे ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये आपका नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम का है। एमएससी, वीएलआर, एचएलआर, एयूसी, ईआईआर, आईडब्ल्यूएफ एंड ईसी, ये सारे मेनली 7 फंक्शन हैं जो कि सातों के सातों एमएससी से कनेक्टेड हैं। इस एमएससी को इस ये सारे फंक्शन सारे सिस्टम के साथ कंबाइनली जो हमारा सिस्टम सब सिस्टम बनता है, इस सब सिस्टम को हम नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम बोलते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एमएससी है, बेसिक जो मेन पार्ट है इसका एमएससी, इसी से सारे फंक्शंस कंट्रोल हो रहे हैं, तो इसको आप हार्ट ऑफ नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम बोल सकते हो। सो एमएससी इज़ द हार्ट ऑफ सिस्टम कंट्रोलिंग द स्विचिंग एंड बिलिंग। The MSC can carry out different functions depending upon its position in the network. When provides interface between PSTN and BSS in GSM network, then known as gateway MSC। ठीक है, अगर ये जो MSC है ये PSTN के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ये चीज़ हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तब इसको यहाँ पर जो इंटरफेसिंग होगी उस इंटरफेसिंग को हम गेटवे MSC बोलते हैं, गेटवे MSC। ठीक है, अगर PSTN से हम कनेक्ट कर रहे हैं MSC को तो उसको हम गेटवे MSC बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड सर्विसेज टू MSC लोकेटेड विद इन डिफाइंड जियोग्राफिकल कवरेज एरिया। द नेटवर्क टिपिकली कंटेन्स मोर देन वन MSC। One MSC is capable of supporting a regional capital with approximately 1 million inhabitants। That means जो एक MSC 1 million यूज़र्स को सर्विस देने के लिए कैपेबल होती है। नेक्स्ट है ये कि एमएससी के हमारे फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सो एमएससी का बेसिक फंक्शन कॉल प्रोसेसिंग का है। इट कंट्रोल्स कॉल एंड वॉइस डेटा सेटअप कर, ये कॉल को सेटअप करती है, डेटा को सेटअप करती है, ये सारी चीज़ें आपके एमएससी के फंक्शंस हैं। इंटर बीएसएस एंड इंटर एमएससी हैंडओवर्स को गवर्न करती है। कंट्रोल ऑफ मोबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, कौन सा जो
यूज़र है कौन से बीटीएस से कौन सी बीटीएस की तरफ मूव हुआ, किस बीटीएस से किस बीटीएस की तरफ इसका हैंडओवर आ रहा है। मतलब अगर आपको किसी यूज़र की ट्रैकिंग करनी हो, वो कहाँ से कहाँ ट्रेस हो रहा है, उसका डेटा, उसका मूवमेंट ट्रेस करना है, तो एमएससी के थ्रू ही ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं कि जो यूज़र है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है और उसकी लास्ट मोबाइल लोकेशन क्या है। ये सारी चीज़ें आपकी एमएससी के फंक्शन के थ्रू ही हमको पता चलती हैं। नेक्स्ट है इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सपोर्ट, बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैटरनिंग एंड मेजरमेंट, ए मैन मशीन इंटरफेस। नेक्स्ट है इंटरवर्किंग फंक्शन, interface between the GSM network and PSTN, and last billing, collects कॉल बिलिंग डेटा। मतलब अगर किसी यूज़र ने जो भी अपने टैरिफ प्लान जो डलवाया है उसके अकॉर्डिंग उसका जो अमाउंट का डिडक्शन, प्लान प्रीपेड है, प्लान पोस्ट पेड है, ये सारी चीज़ों का जो एक रजिस्टर मेंटेन होता है, वो सारी चीज़ें एमएससी के फंक्शंस के अंडर पे आती हैं। अब एक रजिस्टर आप देख रहे हो एनएसएस पे, दैट इज़ नोन एज होम लोकेशन रजिस्टर। सो तो होम लोकेशन रजिस्टर को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर आपने कोई सिम परचेज़ करी है, एक न्यू सिम परचेज़ करी है, तो आप जब सिम को एक्टिवेट करते हो तो आप एक कोड इंसर्ट करते हो, और वो जो कोड आप इंसर्ट करते हो, आपकी जो सिम है वो तुरंत एक्टिवेट नहीं होती। कुछ आवर्स का टाइम, मैक्सिमम 24 आवर्स का टाइम लेती है सिम को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये जो सिम का एक्टिवेशन होता है, जिस भी आप जहाँ पर भी जिस बीटीएस को आप यूज़ करके सिम को एक्टिवेट करो, दैट इज़ नोन एज योर होम लोकेशन रजिस्टर। ठीक है। और विजिटर लोकेशन रजिस्टर को आप ऐसा समझ सकते हो कि वो आपके करंट लोकेशन के बारे में बताती है कि कहाँ से कहाँ यूज़र मूव कर रहा है। दैट मीन्स सपोज़ आप एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करो कि सपोज़ आपका जो करंट एड्रेस है, ठीक है, आपके करंट एड्रेस के बारे में हमको एज अ टीचर हमको पता है कि आपका जो करंट एड्रेस है ये पर्टिकुलर गिवन एड्रेस पे है, लेकिन यूज़र उस करंट एड्रेस पे ना होके कहीं पर और चला गया है, तो आप जहाँ पर भी चले गए हो वो आपका विजिटर लोकेशन कहलाएगी, दैट इज़ टेम्पररी, एंड होम लोकेशन रजिस्टर आपकी परमानेंट लोकेशन कहलाती है। सो द HLR इज़ मास्टर डेटाबेस विच कंटेन्स ईच यूज़र सर्विस प्रोफाइल. Various identification numbers and addresses are stored as well as authentication parameters. The data is contains it is remotely accessed by all the MSC and VLR in the network. Although the network may contain more than one HLR, there is only one database record per subscriber. The subscriber data may be accessed by either IMSI or MSI SDN number. ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं विजिटर लोकेशन रजिस्टर। VLR इज़ टेम्पररी डेटाबेस फॉर ऑल यूज़र करेंटली लोकेटेड इन द सिस्टम इंक्लूडिंग रोमर एंड नॉन रोमर्स। दैट मीन्स अगर आप रोमर्स, आप किसी और स्टेट से आ रहे हो या सेम स्टेट पे हो, लेकिन आपकी टेम्परली, क्योंकि आप मोबाइल हो, यूज़र जो है वो मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है, तो उसकी हर टाइम के साथ उसकी लोकेशन चेंज होती जाती है। तो टेम्पररी डेटाबेस को स्टोर करने का काम किसका है? विजिटर लोकेशन रजिस्टर को। द डेटा एग्जिस्ट फॉर ओनली एज लॉन्ग एज द सब्सक्राइबर इज एक्टिव इन द पर्टिकुलर एरिया कवर्ड बाय द VLR। ये जो पर्टिकुलर VLR कब तक एक्टिव रहेगा? जब तक यूज़र उस रेंज पे, VLR की रेंज पे, ये तब तक उस डेटा को मेंटेन रखेगा। जैसे ही यूज़र उस VLR को छोड़ के की रेंज से आगे बढ़ेगा, उस डेटा को इरेज कर देगा और नेक्स्ट VLR उस पर्टिकुलर यूज़र की इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा। The VLR data will therefore contain some duplicate data as well as more precise data relevant to the subscriber. This function eliminates the need for excessive and time consuming reference to the home location database. नेक्स्ट है हमारा इंटरवर्किंग फंक्शन। IWF provides the function to enable the GSM subsystem to interface with the various form of public and private data network. The basic feature of IWF are data rate adaptation and protocol conversion. Some system required more IWF capability than others. This depends upon the network to which it is being connected.
ठीक है। इंटर वर्किंग फंक्शन की जो डिटेल है ये आगे हम इसकी जब जीएसएम लेयर्स पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों का। नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। हम जो भी मोबाइल हैंडसेट यूज़ कर रहे हैं उसका अपना एक इंडिविजुअल यूनिक नंबर होता है जो हमारा कहलाता है EIR। दैट मीन्स आप जब MSC पे अपने मोबाइल हैंडसेट से सिम को इनेबल करते हो तो IMEI नंबर जो है वो MSC में स्टोर हो जाता है। तो हमको ये भी पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर यूज़र इस मोबाइल हैंडसेट को यूज़ कर रहा है। दैट इज़ नोन एज योर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। The EIR contains centralized database for the validating the IMEI. This database is concerned solely with MS equipment and not with the subscriber who is using it to make or receive calls. The EIR database consists of list of IMEIs organized as follows: वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे, आप लोग ने वाइट लिस्ट नंबर, ब्लैक लिस्ट नंबर के बारे में जाना होगा। तो वो सारी जो एंट्रीज़ हैं या डेटाबेस है वो मेंटेन होता है हमारा EIR के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिकेशन सेंटर। यूज़र को ऑथेंटिकेट करने का काम, सिम को ऑथेंटिकेट करने का काम ये AUC करता है। सो द AUC इज़ अ प्रोसेसर सिस्टम दैट परफॉर्म्स द ऑथेंटिकेशन फंक्शन. It is normally co-located with the HLR as it will required to continuously access and update as necessary the system subscriber record. The authentication process will usually take place each time the subscriber initializes on. ठीक है, हर एक टाइम पे ये ऑथेंटिकेशन आपका कंप्लीट करता है और ये सारी जो ऑपरेशन होता है वो एक प्रोसेसर के थ्रू होता है। नेक्स्ट है आपका इंटर वर्किंग फंक्शन। IWF प्रोवाइड द फंक्शन टू इनेबल GSM सिस्टम टू इंटरफेस विद द वेरियस फॉर्म ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट डेटा नेटवर्क। द बेसिक फीचर ऑफ IWF आर डेटा रेट एडेप्शन एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जन। नेक्स्ट है आपका इको कैंसलर। सो जो भी नॉइस आती है उसको इसको सेपरेट करने का काम, या फिर अभी आप लोगों को बताया था कि हमारे जो कोई भी नेटवर्क होती है उसकी सर्विसेज को हम मेज़र करने के लिए कुछ पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट पैरामीटर था हमारा वो वॉइस क्वालिटी वाला, दैट मीन्स हमारा जो इको है, जितना भी इको जनरेट हो रहा है उस चीज़ को रिमूव करना। सो द EC इज़ यूज ऑन द PSTN साइड of the MSC for all voice circuits. Echo controller is required at the switch because the inherent GSM system delay can cause an unacceptable echo conditions. This would not be apparent to the MS subscriber, but for the illusion of a 2-wire to 4-wire hybrid transformer in the circuit. The transformer causes the echo. This does not affect the land subscriber. नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन एंड सपोर्ट सबसिस्टम लास्ट। तो ये जो ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम है या बेसिकली बिलिंग एक्टिविटीज़ को, पावर यूनिट्स को, इन सारी चीज़ों को, जितने भी ऑपरेशन होते हैं इन सारी चीज़ों को गवर्न करने का काम करता है। सो दी OSS प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू मैनेज द GSM नेटवर्क रिमोटली. दिस एरिया of GSM network is not currently tightly specified by the GSM specifications. It is left to the network provider to decide what capabilities they wish to have. The operation and maintenance system comprises with two parts: network management center and operation and maintenance system. ये सारी चीज़ों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम और सेकंड है आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर। जो नेटवर्क जैसे आपकी NSS पे आपने देखा है वो पूरी नेटवर्किंग को कंट्रोल करता है। सो नेटवर्किंग को कंट्रोल करने के लिए अलग से एक यूनिट हमने स्टेबल करी है जो कि सिर्फ नेटवर्क के ऑपरेशन को गवर्न करेगी, और बाकी के ऑपरेशंस जैसे बिलिंग एक्टिविटीज़ हैं, SMS सर्विसेज हैं, ये सारी चीज़ों को गवर्न करने के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर है। इसके अलावा ये पावर यूनिट्स, हर BTS और BSc में जो पावर रिक्वायरमेंट यूनिट्स हम स्टेबल करते हैं उनकी फंक्शन सही चल रही है या नहीं, ये सारी चीज़ों को गवर्न करने का काम हमारा ऑपरेशन एंड सपोर्ट सब सिस्टम कंप्लीट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट GSM आर्किटेक्चर।
और इसके आगे हम जीएसएम के जो बेसिक जो एडिशनल पार्ट्स हैं जो इस आर्किटेक्चर में कवर नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हम इस पे कवर करेंगे। थैंक यू।